नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। रोज़ बढ़िया गुफ्तगू होती है अभय दुबे जी के साथ। मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके साथ शो करने में। एक तो इतने पढ़े-लिखे हैं, हर बार नए विषय निकाल के लाते हैं और बहुत जानकारी रखते हैं। आजकल एबीपी पे उनका रोज़ शो आता है, कल तो वो परसों तो वहाँ पे संदीप चौधरी ने स संगीत रागी की वो धुलाई करी चैनल पे कि बड़ा मज़ा आया। सब लोग कह रहे थे कि ये इस श्रेणी का ये आदमी है। कुछ चैनल इसको राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं। लेकिन है संघ का, तो संघ की मानसिकता का है, तो लोगों ने कल उसकी बड़ी दुराई होते हुए देखा। तो अभय दुबे जी से मैंने पूछा कि दिल्ली और हरियाणा में आज चुनाव है, क्या रुझान है? और वाक़ई में सही बात है, उन्होंने कहा कि इस बार का हरियाणा और दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली कर सकता है। हरियाणा में मैंने देखा अग्निवीर योजना इतना बड़ा मुद्दा बनी हुई थी, लोगों को लग रहा था कि कुछ हुआ तो है नहीं खट्टर सरकार ने और उनका नुकसान बहुत ज़्यादा किया है। और दिल्ली में भी इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो कंबाइंड गठजोड़ बना है, उसने भी दिल्ली में बहुत असर डाला है। प्रधानमंत्री की भाषा दिन पर दिन खराब होती गई। गृह मंत्री ने भी भाषा का संयम कुछ रखा नहीं। तो ज़ाहिर है चुनाव एक बड़ी रोचक स्थिति में पहुंच गया है। भाजपा को लोहे के चने चबाने की स्थिति में आ गई है ये लोग। ये बीच में बड़ा सवाल ये होता है कि क्या मोदी जी आसानी से सत्ता छोड़ देंगे? मेरे पास दर्जनों मैसेज आए, उनमें एक ही बात पूछी गई कि मोदी जी हार जाएंगे तो क्या आसानी से सत्ता छोड़ देंगे? ये सारी बातें मैंने पूछी अभय दुबे जी के साथ पूछा उनसे मैंने इंटरव्यू में। तो मैं ले चलता हूँ अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं अभय जी के पास। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है अभय जी आपका। 5वें चरण के मतदान के बाद छठा चरण और दिल्ली और हरियाणा, इस चरण में सबकी निगाह लगी हुई है कि दिल्ली और हरियाणा में क्या होने जा रहा है। दिल्ली की सीटें खास तौर से केजरीवाल की पार्टी के लिए बिल्कुल एक नया खाका खींचेंगी, क्योंकि अब समझ में आएगा कि जेल भेजने के बाद लोगों की सहानुभूति बढ़ी है या बिल्कुल खत्म हो गई है। लोगों ने उनको भ्रष्टाचारी मान लिया है या फिर कुछ रिलीफ दी है। ये सारी चीजें साफ होंगी। क्या लगता है आपको कि छठे चरण में क्या संदेश आएंगे साहब? देखिए, अभी अभी नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने केजरीवाल के बारे में टिप्पणी की है कि केजरीवाल एक स्मार्ट चोर हैं, इसलिए उनके खिलाफ हमें कोई एविडेंस सबूत नहीं मिला। केजरीवाल ने इस चीज को पकड़ा। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मुझे स्मार्ट चोर कहते हैं क्योंकि मेरे खिलाफ कोई सबूत उनके पास नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केजरीवाल को बिना सबूत के जेल में डाल रखा है। इसके अलावा और कोई दूसरा मतलब निकल ही नहीं सकता। और ये बात सही भी है, चूंकि उनके उनके खिलाफ सबूत नहीं था, केस बहुत ज्यादा कमजोर था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार की इजाजत दी और अंतरिम जमानत दी। यही जमानत हेमंत सोरेन को नहीं मिली, क्योंकि उनके केस की प्रकृति अलग तरह की है। हेमंत सोरेन ने भी यही तर्क दिया था कि भाई हम भी चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। केजरीवाल की नजीर का हवाला देके ही उन्होंने अंतरिम जमानत चाही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी। केजरीवाल को जमानत उन्होंने क्यों दी? इसीलिए जमानत दी क्योंकि केजरीवाल को बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डाल रखा है। और इस चीज को दिल्ली की वो जनता अच्छी तरह समझती है जो 2013, 2015 और 2020 और उसके बाद नगर दिल्ली महानगर पालिका का चुनाव लगातार आम आदमी पार्टी को समर्थन देती रही है। अब चैलेंज क्या है, चुनौती क्या है अरविंद केजरीवाल के सामने? चुनौती यह है कि अपना विधानसभा का जनाधार, जो कि 54 से लेकर 56% के बीच में है, उसको वो लोकसभा में भाजपा में जाने से रोकें। कोई चीज 100% नहीं होती है राजनीति में, लेकिन अगर उसका वो एक सीमा तक उसको रोक सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा होने वाली हैं दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर। कैसे, मैं बताता हूं किस तरह होगा। पिछले चुनाव में चूंकि राष्ट्रवाद का बहुत आवेश आया हुआ था, मतदाताओं पर बड़ा इस बात का प्रभाव था कि मोदी सरकार ने वहां घुसकर मारा, तो वो लोग नरेंद्र मोदी को जिताने पर लोग आमादा थे। इसलिए हुआ ये कि दिल्ली की कई सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वोटों को अगर आप जोड़ दें तो अभी भाजपा के वोट ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा केवल 4 सीटों पर घटित हुआ था। 3 सीटें ऐसी हैं जो इस वक्त कांग्रेस लड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली।
उस सीट पर कांग्रेस के उदित राज लड़ रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं कांग्रेस के, और चांदनी चौक में जयप्रकाश अग्रवाल लड़ रहे हैं कांग्रेस के। इन 3 सीटों पर अगर आप 2019 के वोटों का भी अंकगणित लगाएं, तब भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट जुड़ने पर भाजपा के वोटों के बराबर हो जाते हैं। इन 3 सीटों पर भाजपा को उस प्रकार की श्रेष्ठता हासिल नहीं है जैसी बाकी 4 सीटों पर श्रेष्ठता हासिल है, और बाकी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो 4 और 3 का बंटवारा हुआ है, वो बंटवारा इस तरीके से है। वो सीटें हैं नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। ठीक बात। अच्छा, अब आप अरविंद केजरीवाल को आप देखिए, सही है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने कोई यहाँ ज्वाइंट रैली नहीं की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के उम्मीदवारों का जम के प्रचार किया और बहुत भीड़ आई है उनके प्रचार में, और नारा यह है कि टाइगर इज बैक, शेर की वापसी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से दो, अगर आप हमें वोट देंगे, हमें जिताएंगे, तो मुझे 2 तारीख के बाद जेल नहीं आना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा, तो दिल्ली के अंदर तो मामला पूरी तरीके से फंस गया है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा तितरफा मुकाबले में जीतती आ रही थी। इस बार मुकाबला तितरफा नहीं है, मुकाबला सीधा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में जुड़ चुके हैं। अल्पसंख्यक वोट ठोक कर भाजपा के खिलाफ पड़ेंगे। कांग्रेस के वोटों का ज्यादातर ट्रांसफर आम आदमी पार्टी में होने वाला है, आम आदमी पार्टी के वोटों का ज्यादातर ट्रांसफर कांग्रेस में होने वाला है, और 2019 जैसा कोई माहौल नहीं है। बस एक, जिसको कहते हैं नहीं कि एक पंच रसीद करना, बॉक्सिंग के पूरे मैच के बाद में आखिर में एक जीतने वाला बॉक्सर एक पंच रसीद करता है और दूसरा बॉक्सर नॉकआउट हो जाता है, वो पंच रसीद करना है। वो पंच रसीद हुआ है अरविंद केजरीवाल की रिहाई से। देखिए, सब सारे लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह चिढ़ा देने की क्षमता है। हाँ, ये तो है। अभी यशवंत देशमुख भी कह रहे थे कि केजरीवाल में कुछ इस तरह की उनकी राजनीति में खूबी है कि वो भाजपा को लगातार इरिटेट करते रहते हैं। हाँ, चिढ़ाते रहते हैं। हाँ, चिढ़ाते रहते हैं। भाजपा की समझ में नहीं आता है कि इस बंदे से निपटे कैसे। मुझे याद है कि जब 2015 में सूपड़ा साफ कर दिया था, भाजपा की 3 सीटें आई थी और अरविंद केजरीवाल की 67 सीटें आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने, जो कि अच्छे ज्योतिषी भी हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि इस आदमी के ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि ये बहुत हम लोगों को परेशान करने वाला है। और वो लगातार परेशान कर रहे हैं। तो दिल्ली में तो देखिए चुनाव बहुत जम के फंसा हुआ है। दिल्ली और हरियाणा दोनों की विशेषता यह है कि हरियाणा और दिल्ली दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने 100% रिजल्ट निकाला था। हरियाणा की 10 सीटें जीत ली थी, दिल्ली की 7 सीटें जीत ली। हाँ, तो अब तो जो कुछ है खोने के लिए केवल भाजपा को ही है। इन लोगों को तो हर चीज हासिल ही करनी है। अगर एक सीट भी जीती तब भी उनको हासिल है, 4 सीट जीती तब भी उनको हासिल है। मेरा तो मानना यह है कि दिल्ली और हरियाणा में कम से कम इंडिया गठबंधन 8 सीटें तक जीत सकता है। 10 और 7 17 में तो 8 सीटें लोग जीत। मुझे तो लोगों ने ये बताया कि 8 सीटें, 7-8 सीटें तो हरियाणा में ही, मतलब बीजेपी का हरियाणा में सूपड़ा साफ होने की स्थिति आ रही। कई लोग बता रहे हैं, मैं कंजूसी से बोल रहा हूँ, 5 सीटें हरियाणा में और 3 सीटें दिल्ली, 8 सीटें। अच्छा, हरियाणा में तो इतना बुरा हाल है, दुष्यंत चौटाला को गांव में नहीं घुसने दिया। मैं कुछ गांव में गया था, वहां पे 36 जातियां हैं किसानों की, सब एक हो गई कि इन्होंने हमें दिल्ली में नहीं जाने दिया, हम पे आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी। ये बात कहना जा रहा था जो आपने कह दी। ये हरियाणा और पंजाब, अभी तो अब 1 तारीख को पंजाब में चुनाव होगा तो फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। हरियाणा और पंजाब में दोनों जगह किसान एक ही बात कह रहे हैं कि तुमने हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, हम तुम्हें गांव में नहीं घुसने देंगे। और दुष्यंत चौटाला की साख पूरी तरह गिर चुकी है। एक भी जाट का बच्चा इनको वोट नहीं देगा, सब लोग जानते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसी दिन कह दिया था जिस दिन इन्होंने गठजोड़ टूटा था कि ये जाट वोटों को बांटने के लिए ये ड्रामेबाजी की जा रही है। तो उनकी साख बहुत बुरी तरीके से गिर चुकी है, उनको कोई वोट नहीं देगा। जाट बिल्कुल ठीक इस तरीके से भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे ऐसे भाजपा के खिलाफ मुसलमान वोट करते हैं। हरियाणा बस एक मुद्दा है ऐसा जिसके बारे में अभी हम लोगों को सोचना होगा। हरियाणा में 21% दलित हैं, हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या। उत्तर प्रदेश के तकरीबन बराबर ही हरियाणा में दलित हैं, और दलित वोट जो है कांग्रेस में, उन दलित वोटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस में जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा एक हारी हुई लड़ाई बनने जा रहा है।
अबे जी पूरे देश में जो ट्रेंड समझ में आया, दलितों में ये संदेशा साफ-साफ चला गया कि ये 400 पार इसलिए चाह रहे हैं कि संविधान बदलना है और हमारा आरक्षण खत्म करना है। जी, हरियाणा जी। भी उससे अछूता नहीं है। मैं गया था जिन गाँव में, वहाँ दलित समुदाय से मिला था लोगों में। उन्होंने हुँ, साफ-साफ कहा कि यार ये तो ये चाहते ही ऐसे हैं कि आरक्षण खत्म कर दी जाए। और उन्होंने वहाँ पे हरियाणा के लोग बड़े पढ़े-लिखे हैं। वो लोग कह रहे हैं मुझसे मुझसे बोले वो कि साहब हुँ, नौकरियाँ वैसे ही नहीं बची हैं। सरकारी नौकरियाँ हुँ, खत्म कर रहे हैं। सब कारपोरेट को हुँ, दे दे रहे हैं। जो बची-खुची हैं वो भी आरक्षण खत्म कर देंगे तो नौकरियाँ खत्म हमारी। हुँ, तो हुँ। दलितों का मुझे लग रहा है कि बहुत चौंकाने वाले परिणाम पूरे देश भर से आने वाले हैं। केवल हरियाणा नहीं, पूरे देश से। अगर हरियाणा का 20-25% 30% दलित भी, मैं कम बता रहा हूँ, अगर 30% भी दलित चला गया कांग्रेस में तो क्या बीजेपी कोई सीट जीत पाएगी हरियाणा में? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, इसको मैं दूसरे रास्ते से समझूँगा और समझाऊँगा। वो ये है कि दलितों को ये यकीन क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें लाकर संविधान बदलना चाहती है? क्यों है यकीन? ये यकीन इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अ, दूसरे शासनकाल की शुरुआत में ही ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया, हुँ, यानी हुँ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोटा बनाया। कोटा बनाया। इस कोटे का एक ही मतलब था। क्या मतलब था इस कोटे का? इस कोटे का मतलब ये था कि आप ऊँची जातियों को, द्विज जातियों को, ट्वाइस बॉर्न जातियों को कैसे आपने आरक्षण में पिछले दरवाजे से घुसपैठ कराएँ। तो आदिवासी, दलित और ओबीसी, ईबीसी और ओबीसी ये सब लोग दम साधे हुए देख रहे थे। इंतज़ार इन लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी लगी। कुछ कर नहीं सकते थे। तो वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब चुनाव आने दो, फिर इनसे निपटेंगे अच्छी तरीके से, कि ये जो संविधान में जो बात नहीं लिखी हुई थी कि आर्थिक आधार पे नहीं मिल सकता है, इन्होंने अपनी संसद में अपनी ताकत का सहारा लेकर आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया और आरक्षण के कोटे में ऊँची जातियों को पिछले दरवाजे से घुसपैठ कराई, हमारा आरक्षण का दावा हमारा कमज़ोर किया। इसीलिए जैसे ही प्रचार हुआ कि 400 सीटें इसलिए चाहते हैं, वैसे ही इस पूरे तबके को सारे देश में 100% यकीन हो गया कि भाजपा यही करने जा रही है। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है, पूरे चुनाव में अगर रिजल्ट भाजपा के खिलाफ गए, तो बीजेपी को अफ़सोस होगा कि उसने ये 400 पार का नारा दिया तो क्यों? एक नारे ने, मुझे देख रहा हूँ कि पूरी बीजेपी की हालत खराब कर दी है। इनको देखिए, समझ नहीं। भाजपा की जो हालत है, ये उन उसके बहुत सारे कामों का संचित परिणाम है। हुँ, किसान आंदोलन का दमन किया, हुँ, 1 साल तक किसान आंदोलन का दिल्ली की सीमाओं पर दमन होता रहा हुँ। और अभी किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया इन्होंने। इसका इसका नतीजा उन्हें पंजाब की 2 सीटें खो के मिलेगा, हरियाणा हार के मिलेगा और दिल्ली में भी जो किसानों के किसानों वाला भारी दिल्ली वाला इलाका है, वहाँ पे पराजय से मिलेगा इनको। इसी तरीके से जो आपने बताया कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा इन्होंने बनाया था, अब उसका भी नतीजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरे हरियाणा में अग्निवीर वाला मसला बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम हाँ, लोगों ने हरियाणा, राजस्थान, दोनों हरियाणा और हरियाणा एक राजस्थान। ऐसा प्रांत है जहाँ पर बहुत लोगों ने परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जीते हैं। तो विनोद शर्मा ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, अब तो वहाँ पे परमवीर, वीर चक्र है ही नहीं, अब तो वहाँ पे अग्निवीर हैं। अग्निवीर हैं। महावीर है सही ही बात। नहीं, अब तो अग्निवीर की समस्या है। और हुँ, अग्निवीर एक ऐसा मसला है जो कि भारतीय जनता पार्टी के गले में छछूंदर की तरह लटका हुआ है। हुँ। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा है कि वो अग्निवीर को खत्म कर देगी। हटा देंगे, हटा तो देंगे। हाँ, तो वो बिल्कुल इस मामले में कोई शको-शबो है ही नहीं कि ये योजना भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है। अच्छा, जिन योजनाओं का बड़ा जोर-शोर करते हैं, नोटबंदी, जीएसटी, अग्निवीर, ये चुनाव के मंच पर मोदी जी नहीं कहते, गलती से भी नहीं कहते, इन योजनाओं का नाम भी नहीं लेते कि क्योंकि मोदी जी को पता है कि इन योजनाओं की वजह से उनकी पार्टी, उनकी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है। इन बातों पे चर्चा ना हो, इन बातों को छुपा लिया जाए। इसीलिए ये गाय, नींबू ये सब जो चल रहा है ना उनका, ये उसी तुम्हारी लिए चल भैंस रहा चुरा के ले जाएँगे, तुम्हारे दूध में नींबू निचोड़ देंगे, तुम्हारा अखबार उठा के ले जाएँगे, हाँ। तुम्हारी टोटी खोल के ले जाएँगे, मतलब क्या-क्या बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का, अच्छा, 2014-19 तक अगर सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक शब्द लिख दो, तो लोग भड़क हुँ। जाते थे। अब तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जितना एक टाइम में केजरीवाल का मज़ाक उड़ाया जाता था, मफरल, खाँसी, उससे 10 गुना मज़ाक मोदी का उड़ाया जाता है कि ये वो राहुल तुम्हारी। गांधी इस वक़्त मोदी से बहुत आगे है सोशल मीडिया पे। और हाँ, अखबार हाँ। वाले मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पे बहुत आगे हैं, मोदी जी पीछे हो गए हैं, इसका चुनावी मतलब क्या है? मैंने कहा जब मोदी जी आगे थे, तब आपने पूछा ना सवाल हमसे। हाँ, कि हाँ, पहले हाँ। मोदी जी बहुत आगे थे, तब तो आप सवाल नहीं पूछते थे। अब आपको राहुल गांधी आगे हो गए, तो आप उसकी असलियत पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मोदी जी आगे थे, तो उनकी असलियत आपने पता लगाई थी।
हाँ, कि नहीं हाँ। साहब बता दीजिए, इसका कुछ मतलब बता दीजिए। इस तरह की बातें हो रही हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभय जी, विदेशों में भी इस चुनाव को लेके बड़ी रुचि है, जो भारत के मूल के लोग हैं। मेरे पास हुँ, कई मैसेज ऐसे आए अमेरिका से और लंदन से, जापान से, खाड़ी देशों से। ये कहा कि भई भारत में ना लोकतंत्र बचाना बड़ा ज़रूरी है संजय जी, मतलब इस तरह का भाव होता है उनका। मतलब दूसरा जो मैसेज है ना तानाशाही और एक मैसेज बड़ा डर है। एक कॉमन बात मुझसे जो बहुत लोगों ने पूछी, देश भर से संदेशों में पूछी और उनका एक सवाल ये था कि अगर मोदी हार गए तो क्या आसानी से ये गद्दी छोड़ देंगे? ये भ्रम क्यों है लोगों में कि आसानी से भ्रम क्योंकि नहीं छोड़ ये ट्रम्प के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ट्रम्प और मोदी आपस में एक-दूसरे के प्रशंसक हैं। ट्रम्प जब चुनाव हार गए थे, तो इस तरह के बयान दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बंदा व्हाइट हाउस से निकलेगा ही नहीं, वो मिलिट्री भेज के इसको निकालना पड़ेगा व्हाइट हाउस से। हुँ, हुँ। आपको याद आया कि नहीं आया? याद आया, याद जब आया। जो बाइडेन ने ट्रम्प को हरा दिया, तो ट्रम्प का कहना ये था कि चुनाव तो फेक है बिल्कुल। ये वोट गड़बड़ हुए, फर्जीवाड़ा हुआ है, मैं नहीं निकलूँगा। मैं तो हारा ही नहीं हूँ चुनाव। चुनाव तो मुझसे चुराया गया है। वोट्स हैव बीन स्टोलन, ये सब बोल रहे थे ट्रम्प। तो अब पता नहीं ये क्या बोलेंगे, कुछ कह नहीं सकते। ये हो सकता है इनके ऊपर ट्रम्प की आत्मा आ जाए अगर, तो ये वही बा उसी तरह की भाषा बोलने लगे जो ट्रम्प ने बोली थी। मैं नहीं निकलूँगा यहाँ से। देखिए, मैं इस बात को कहता नहीं हूँ, कहूँगा समय आने पर। 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आज़ादी प्राप्त हुई थी और 1977 में हम लोगों को दूसरी आज़ादी प्राप्त हुई, जबकि इमरजेंसी लगाने वाली ताकतों को देश की जनता ने दंडित किया। जिस दिन ये लोग चुनाव हारेंगे, उस दिन देश को तीसरी आज़ादी प्राप्त होगी। इन्होंने हमारे लोकतंत्र की क्वालिटी का कबाड़ा कर दिया है। देखिए चुनाव आयोग की क्या हालत है। ऐसा भारत का चुनाव आयोग कभी भी नहीं था, जो इस वक़्त ठीक बात। हालत है भारत के चुनाव आयोग की। जब चुनाव आयोग की ये ऐसी हालत कर सकते हैं, इस चुनाव आयोग ने दुनिया में जा के बहुत सारे देशों में ट्रेनिंग दी है कि चुनाव कैसे करवाए जाने चाहिए। लोग बुलाते हैं इसको, भई हमारा पहला चुनाव आप ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए और हमको सिखा दीजिए चुनाव कैसे करवाए जाते हैं। उस अब चुनाव उतनी आयोग मज़ाक की ये हालत करी, साख खत्म कर दी इन लोगों ने चुनाव आयोग की। अब उतनी मज़ाक उड़ती है। जी। वो एक चीज़ और कन्फ्यूज़न है जो इधर बीच में चुनाव के बीच में पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी का चेंज किया गया सीआईएसएफ को या कुछ लोगों को लगाया गया। कुछ ट्रेनिंग दी गई कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बचाव होना चाहिए। मतलब अचानक जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को लेकर कुछ फ़ोर्स चेंज की गई और ये परिस्थिति पैदा की गई है कुछ लोग घुसे तो कैसे नियंत्रण करना है। तो लोगों को शक हुआ कि भई अचानक क्यों तैयारी हो रही है कि संसद की सुरक्षा ऐसी, चुनाव खत्म हो गए, नई सरकार आएगी। जिसकी भी आए, लेकिन ये तैयारी कि संसद में भीड़ आ जाए तो कैसे रोकें? तो लोगों को अब डाउट मैंने हुआ इस कि पहलू की कैसे। तरफ ध्यान नहीं दिया था, आप तो बड़ी चिंताजनक बात कह रहे हैं। इस पहलू की हाँ, तरफ ध्यान नहीं दिया था मैंने। आप मेरे जो पास बात कह लेटर रहे हो है, मेरे चिंताजनक पास बात है। लेटर है। अगर मोदी जी के अंदर ट्रम्प का तत्व आ गया कुछ, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो लोग मैं कह रहा हूँ ना अभय जी मुझसे इतने लोगों ने पूछा कि आसानी से सत्ता छोड़ देंगे, मेरे पास लेटर है। वो जो सिक्योरिटी चेंज की गई है बिना पूछे, हुँ, तो वो सिक्योरिटी चेंज क्यों की गई है और किसकी ड्यूटी लगाई गई है, क्यों कमांडो ट्रेनिंग हो रही है, इन सबको लेके भी लोग बड़ा वो हैं। आपको याद होगा एक बार एक खबर छपी थी वीके सिंह की, शायद 2014 के आप बात पहले की बात थी या उससे बात की बात थी कि सेनाएँ दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं। याद होगा ना आपको, हाँ, एक बड़ा हाँ। बड़ा बवाल मच गया था कि यार ये होने जी, क्या जा रहा है ध्यान देश आ में। गया मुझे। है ना? तो वो इस बार भी जो आपका सवाल है कि ट्रम्प की आत्मा आ गई। अच्छा, अगर ऐसा किया मोदी जी करने लगे, मान लीजिए चुनाव हार गए कि भई मैं तो गद्दी नहीं छोड़ूँगा, तो बेईमानी का चुनाव है, फिर क्या होगा? अरे बहुत ये लोग सब बहुत उनकी बुरी हालत होगी। देख भारत की जो सेना है, वो पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है। नॉन पॉलिटिकल लीड और पॉलिटिकल लीडरशिप में भारत की सेना काम करती है। इनको कोई मदद नहीं करेगा। कोई इनकी मदद नहीं पार्टी मदद करेगा नहीं और ये लोग करेगी। बहुत बुरी तरीके से ये लोग नाकाम होंगे। बुरी तरीके से नाकाम होंगे। हाँ, वैसे ये सवाल काल्पनिक है, लगता नहीं है कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि कोई इतनी बड़ी नहीं, नहीं बेवकूफ़ी ऐसा होगा करेगा। नहीं। मैं नहीं अगर मानता हूँ ऐसा होगा, लेकिन हाँ, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ चल रही हैं। ये भी कॉन्स्पिरेसी थियरी है। मैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मानता हूँ कि वो सब ये सब करने की तरफ नहीं जाएगा। वो हाँ, भी इनको सही बात है। रोकेगा कि आप ऐसा मत करें मतलब। और इनकी कोई मुझे आज अ, संघ के एक नेता जी का फ़ोन आया। संघ के एक नेता का हाँ, फ़ोन आया, बड़े जागरूक टाइप के हैं। वो मुझसे बोले हुँ, कि एक चीज़ अच्छी हुई, आपसे वो मज़ाक कर रहे थे वो, कि जेपी जी, नड्डा ने एक बयान दे दिया कि भैया अब संघ की ज़रूरत नहीं है। बोले हम हुँ, लोगों को बड़ा मेंटल रिलीफ़ दे दिया। अब अगर ये हाँ, हारेंगे, तो ये मैसेज हाँ, आएगा भई संघ इनके संग नहीं खड़ा था। तो संघ की हुँ, जो इज़्ज़त बचाने वाली बात होती है कि भई संघ की बेइज़्ज़ती हो जाती है, मान लो चुनाव हार जाते, हाँ,
तो ये होता है हाँ। कि संघ अपना 100वां साल मनाने जा रहा था, तब भी हार गया। तो वो जेपी नड्डा ने कह दिया संघ की ज़रूरत नहीं है, अब ये हार जाएँगे, तो कम से कम ना फेस सेविंग कर लेंगे हम लोग कि यार ये तो हमारे संग थे ही कहाँ, हम इनका लड़ा ही कहाँ रहे थे। तो ये सब बातें भी करने लगे हैं लोग कि भैया ये हारेंगे, तो ठीकरा हमारे सिर पर फूटेगा ये। क्या देखिए, होगा ऐसा? अब तो पूरी तरीके से जगत प्रकाश नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में अपने आप को संघ से अलग कर दिया है। वो ये चाहते हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो संघ को उसका कोई श्रेय ना जाए। अब हुँ, संघ के किसी भी प्रचारक को ये कहने का अधिकार नहीं है कि भाई स्वयंसेवक चुनाव पलट देंगे, हम लोग ये सब करेंगे। कुछ उन्होंने बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया है। अब बीजेपी हार भी बीजेपी की है और जीत भी बीजेपी की है। अगर बीजेपी जीतती है तो वो सज्जन जीतेंगे जो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं रह गया हूँ, मैं तो ईश्वर की सही बात प्रेरणा है। से काम कर रहा हूँ। ये वो ईश्वर बायोलॉजिकल की नहीं है, अपने आप को उन्होंने दिव्यात्मा मान लिया है और खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं अब बायोलॉजिकल नहीं हूँ। आपको दुनिया में कभी किसी नेता को कहते हुए सुना ही है आज तक? ना हाँ, हाँ। ये बात तो नहीं धर्मगुरु वगैरह जो तमाम होते हैं, जो अड्डे-वड्डे लगाए रहते हैं अपने, डांस-वांस करके दिखाते हैं लोगों को, वो लोग किस तरह की बातें करते हैं। नई खोज है ये। हाँ, ये नई मोदी जी खोज कह रहे करके हैं मैं लाए। बायोलॉजिकल नहीं हूँ। कैसे कह सकते हैं? मतलब ये कमाल प्रधानमंत्री का कुछ गड़बड़ हो गया है, नहीं लग रहा हैं? आपको? वरना इससे गड़बड़ नहीं, कुछ मैं ये नहीं मानता हूँ गड़बड़ हो गया। मेरा मानना ये है कि वो पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक आध्यात्मिक शख्सियत मान लिया जाए। आशाराम टाइप की। उनको दैवी नहीं, आशाराम टाइप नहीं, उनको दैवी शक्तियों से संपन्न, अच्छा। दैवी शक्तियों से संपन्न एक फरिश्ते जैसी, देवदूत देव जैसी, पैगंबर जैसी देवदूत। एक शक्ति मान लिया जाए। इसीलिए जब केदारनाथ गए तब उन्होंने जो फोटो कराया, जो गंगा में गए तब उन्होंने जो फोटो कराया, पाताल में जाकर उन्होंने तस्वीर खिंचवाई, हवा में जाकर तस्वीर खिंचवाई उन्होंने, फिर गुफा के अंदर तस्वीर खिंचवाई उन्होंने, कभी गेरुआ कपड़े पहन के तस्वीर खिंचवाई, कभी सफेद कपड़े पहन के तस्वीर खिंचवाई, कभी कुछ, ये सब जो कर रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ये अपने आप। फिर जब भी उनको कहा जाता है ईश्वर के अवतार हैं, तो कभी खंडन नहीं करते, ये नहीं कहते कि वाहियात बातें बंद करो। अब खुद ही कहने लगे अपने मुंह से कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। सारे बुजुर्गों से मैं क्षमा माँगते हुए एक लाइन कहूँगा, हमारे यहाँ कही जाती है कि बुढ़ापे में आदमी सठिया जाता है। तो प्रधानमंत्री के लिए शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। मुझे लेकिन लगता ये ये है कि ये उनकी एक ये भी एक सुचिंतित रणनीति है। आदमी बहुत ज़्यादा सत्ता मिल जाने पे डिल्यूज़नल तो हो ही जाता है, मतिभ्रम तो हो ही जाती है उसको, मतलब वो तो है ही बात। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। मैं ये कहूँगा कि उसके पीछे एक रणनीति है। वो ये मानते हैं कि देश की जनता धर्मप्राण है। अगर वो एक बार उन्हें धार्मिक नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया, देखिए कितने मंदिरों के इन्होंने उद्घाटन किए हैं। लाइन लगा के। हाँ, लाइन लगा के अबू धाबी तक कराए मंदिर का उद्घाटन जाके। भारत के बाहर भी मंदिर के उद्घाटन किए। तो अब लगातार आदमी मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, उद्घाटन कर रहा है, लगातार तपस्या के मोड में, तपस्वी की मोड में तस्वीर खिंचवा रहा है। वो कह रहा है कि मुझे लोग माना है कि मैं जल के अंदर, हवा में और पृथ्वी पर तीनों जगह समान रूप से गतिशील हूँ। जल, इस नभ, तरह से तस्वीरें आकाश। खिंचा रहा है। जल, नभ, पाताल। हाँ, नभ, पाताल, आकाश, सही बात है। जलचर, वो नभचर और थलचर। हाँ, नभ, जल और थलचर, हाँ। हुँ, तो हर तरफ जिधर देखो उधर मैं ही मैं हूँ, गाना भी नहीं, था ना जिधर नहीं, नहीं। देखो मैं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव में ये जो लगातार चला कि मैं ही मैं हूँ, कहीं ये ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचा गया कि मैं ही मैं हूँ? क्योंकि लोग ऊब गए। जिधर देखो राशन की हमेशा ही पैकेट किसी चीज़ की हद हो जाती है तो फिर उसके बुरे परिणाम निकलने लगते हैं। इसे रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं ना अंग्रेजी में, रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये हुँ, जो मुनाफ़ा पहले होता है किसी चीज़ से, वो मुनाफ़ा राज ही देता है, मुनाफ़ा धीरे-धीरे घट जाता है। बढ़ तो ये जाता है। 2 चुनाव के बाद में रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो हुँ, काफ़ी ये उनकी जो अपनी पर्सनैलिटी, तथाकथित लोकप्रियता, जो रेटिंग एजेंसियाँ, मीडिया, इन सब लोगों ने मिलके जो बनाई थी, तो उसकी पोल धीरे-धीरे खुलती नज़र आ रही है। तो बहुत इनकी पर्सनैलिटी तमाम चीज़ों पे बहुत डेंट लगा है। तो ये डेंट वोटों में कन्वर्ट होगा। मुझे तो सबसे ज़्यादा ताज्जुब लग रहा है महाराष्ट्र से। आज मैंने महाराष्ट्र से सुबह से बैठ के कई लोगों से बात करी। कई ऐसे लोग बात करी जिनका चुनाव पे बहुत भारी पकड़ है। जो बता रहे थे मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा हाल बता रहे थे कि मैं डर के मारे यहाँ कह नहीं पा रहा हूँ। मतलब इतना बुरा हाल, बीजेपी ने कभी सोचा नहीं होगा लोगों का कहना ये महाराष्ट्र में होने जा रहा है। देखिए बहुत आम लोगों से आप पूछो तो सब लोग ये कहते हैं कि चुनाव 50-50 हो गया है। मतलब कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। मतलब एक पार्टी जो 303 सीटें लाई थी,
वो 5 साल के अंदर इस स्तर पर आम लोग कहने लगे हैं शहरों में, देहात का तो मैंने बात नहीं की, शहर की जो बात की है, वो कहने लगे हैं कि चुनाव 50-50 हो गया। ये इस बात का नतीजा है, प्रमाण है इस बात का, इनके खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है और लोग अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर रहे हैं। बहुत से लोग जो ये हालत, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ये सोच के गए थे कमर पे बटन दबाएँगे और वहाँ पर जाके या तो हाथ पे बटन दबाए या साइकिल पे बटन दबाए। उल्टा हो गया। हाँ, ऐसे लोग भी हैं। बाद में आपको बताया कि हम तो अंदर जाके हमें लगा कि नहीं कमल पर नहीं देना चाहिए तो हम साइकिल पे बटन दबाए। इस जबकि प्रकार उल्टा के हो गया लोग लोग, भी उल्टा हो गया। लोग पहले कहते थे अंदर जाते ही कमल का फूल दिखने लगता है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। हैं। मतलब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि भाजपा का मतदाता बड़ा उदासीन था, मतलब शिथिल था। हर चरण में ये बात सामने आई है अभय जी। नहीं, देखिए हम लोगों ने पहले इस पे बहुत विश्लेषण किया है। हाँ। मतदाताओं की उदासीनता का, कार्यकर्ताओं की उदासीनता का, हुँ। स्वयंसेवकों की उदासीनता। मेरा मानना है कि ये चुनाव इससे भी ज्यादा आगे दूसरे चरण में पहुंच गया है। हुँ। वोट कितने पड़ रहे हैं, परसेंटेज क्या वगैरह है, ये सब अब छोड़ दीजिए बात। हुँ। मुझसे पूछा गया था कि भाई विपक्ष के अंदर आत्मविश्वास क्यों दिख रहा है? मेरा जवाब था कि मतदाताओं ने उससे अब कंधे उठा लिया है। हाँ, यही और बात इस है। बात को आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विपक्ष नहीं लड़ रहा है चुनाव, हुँ। मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। देखने इसलिए में अब आ ये रहा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं रही है कि कौन मोदी के खिलाफ खड़ा है, एकता है कि नहीं वगैरह, ये सब नहीं रही है इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बीजेपी के खिलाफ कौन जीत सकता है। लोग उसको ढूंढेंगे, अगर वो घर में भी छुपा होगा तब भी निकाल लाएंगे लोग उसको, वोट दे देंगे। बहुत बहुत टिपिकल हो गया, बात बिल्कुल सही, आधा-आधा है लगने लगा है सीन। देखते हैं क्या होगा 4 जून को। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना कीमती समय दिया। आभार। तो ये थे अभय दुबे जी, इन्होंने हर बात का विस्तार से जवाब दिया। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। हमारे बताइएगा, चैनल को जॉइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।